सुनने में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक। तो इसके रॉस थ्योरम मैंने छोड़ा था जो मुझे याद है। तो वहीं से तुम लोग को दो टॉपिक मिला होगा, एक मिला होगा एओडी टॉपिक वाइज और एक पास्ट ईयर। पास्ट ईयर में तुमने देखा होगा टेंजेंट नॉर्मल, जेई मेंस में टेंजेंट नॉर्मल के खूब सम्स आते हैं, बाकी के कम आते हैं, और जेई एडवांस में टेंजेंट नॉर्मल के कम सम्स आते हैं, मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमा के सम ज्यादा आते हैं। आज ही भेजा है, एक बार ध्यान से देख लेना, और डाउट्स होगा तो डाउट्स मुझसे पूछ लेना। 2 मिनट के लिए रुको, ठीक है। तो प्रॉब्लम find n if Ross theorem can be applied to x to the power n sin pi by x if x not equal to 0, 0 f x equal to 0 in 0 to 1. Solution. चलो, रॉस थ्योरम में क्या क्या कंडीशन था? रॉस थ्योरम में क्या क्या कंडीशन था? पहला कंडीशन कॉन्टिन्यूअस इन 0 to 1। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी में प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है? प्रॉब्लम इन कॉन्टिन्यूटी कौन से पॉइंट में हो सकता है? सर जीरो में ब्रांचिंग पॉइंट x इक्वल टू 0, क्योंकि f ऑफ 0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है और तुमसे पूछ रहा है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स f ऑफ x का वैल्यू भी 0 होना पड़ेगा टू बी कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x टू द पावर n sin पाई बाय x का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। अब ये फॉर्म क्या है? जब तुम 0 की ओर जाओगे ये 0 टू द पावर n होगा इनटू ये साइन इंफिनिटी 0 होगा। ये कब होता है? तुम जानते हो ये तभी पॉसिबल अगर ये 0 दे, और 0 टू द पावर n 0 कब देता है? n अगर 0 से बड़ा है। समझ में? हर समय नहीं देगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए क्यों देगा? वो तो 1/0 हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हर समय होगा। सर कैसे आपको पता चला? क्योंकि x टू द पावर n sin पाई बाय x में अगर x तुम अब ओपन इंटरवल 0 to 1 ले रहे हो तो यहाँ पे कहीं भी डिफरेंशिएबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम 0 में था, रॉल्स तो 0 में क्लोज इंटरवल नहीं लेता, ओपन इंटरवल लेता है, तो फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। और क्योंकि तुम जानते हो n 0 से बड़ा है तो तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। f ऑफ 0 तो f ऑफ 1 हुआ 1 इंटू साइन पाई भी 0 होता है, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1। मतलब बाय डिफॉल्ट ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो कंडीशन केवल यही होना चाहिए। तो मैं तभी रॉल्स थ्योरम लगा सकता हूं इफ n इज ग्रेटर देन 0। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
आगे चलूं? तो थोड़ा हो गया सर। चलो, उसके बाद आते हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में। वो था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स L1 f of x is continuous on close interval AB L2 f of x is differentiable on open interval AB, then there exists C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to f of B minus f of A divided by B minus A, जो हमें क्या कहता था कि A कॉमा एफ ऑफ ए और B कॉमा एफ ऑफ बी को ज्वाइन करने वाला सीकेंड के पैरेलल एक टेंजेंट हर समय एग्जिस्ट करेगा। ये पॉइंट C कॉमा एफ ऑफ सी था। तो ज्योमेट्रिकली मैंने लिखवाया था, बस मुंह जबानी इसलिए कह रहा हूं कि सीकेंड को ज्वाइन करने वाला सीकेंड से पैरेलल एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो, तो एलएमवीटी से हम लोग कई बार कुछ इनइक्वालिटीज को प्रूफ कर सकते हैं। कई बार इनइक्वालिटी जब दिया रहेगा तो जरा एलएमवीटी को याद रखना। एलएमवीटी कहता है, जैसे मैं बोलूं इफ AB belongs to 0 to pi by 2, prove that cos A minus cos B is always less than equal to A minus B. आगे चलूं? चलो, लाइन में हूं मैं? हाँ सर। हाँ, Yes, वेरी sir. गुड। हाँ, क्या तुम्हें ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख? अरे दिख रहा है मतलब थोड़ा मैनिपुलेशन कर दो, हाँ या ना? इस साइड लेके आ Yes, जाना है। हाँ, तो वही तो थोड़ा तो बोलो ना। हाँ, कॉस मैंने ये कहा बोला कि एकदम क्या बोलते हैं आइडेंटिकल होगा। अब बोलो दिख रहा है? हाँ सर। yes, sir. तो बोलो हाँ, एफ सर। ऑफ एक्स, तो बोलो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? Cos x. खेला खत्म, खेला खत्म। एफ ऑफ एक्स को cos x लो, x को 0 a से b। L1 कॉन्टिन्यूअस है, L2 डिफरेंशिएबल है। देयर exists C belongs to open interval AB such that f of B minus f of A by B minus A. Sorry.
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी. दिस इंप्लाइज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए. एफ डैश सी का वैल्यू साइन सी. अब बोलो तुम्हें, अब देखो क्या है, तुम्हें ये चाहिए और तुम्हें साइन सी मिला. क्या इस दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है? कलरफुल दोनों ग्रीन में, ग्रीन सिग्नल है कुछ? सी हाँ, का क्या? वैल्यू 90 मैं डिग्री जानता हूं कि साइन सी हर समय 1 से छोटा होगा. तुम बोलोगे सर मॉड है, ठीक है तो मॉड लगा दो, क्या जाता है. अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या कि अगर मैं मॉड लगा दूं तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी का वैल्यू भी डाल देता हूं. एफ ऑफ बी का मतलब साइन बी माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन सी. और साइन सी हर समय 1 से छोटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? साइन बी माइनस साइन ए. रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ. इज लेस देन इक्वल टू क्या? बी माइनस ए. खेला खत्म, यही प्रूफ करना था. साइन बी नहीं, मैंने गलती लिख दिया ना. एफ ऑफ बी का वैल्यू क्या है? सॉरी मैंने गलती लिखा है. एफ ऑफ एक्स क्या है? कॉस एक्स. माइनस साइन सी नहीं होगा. एफ माइनस cos c का साइन सी होगा, माइनस साइन सी होगा, माइनस साइन सी होगा. मगर मॉड लूंगा तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं. थैंक्स. कॉस बी माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय, गलत था रे मैं, हाँ, पर अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड है. लेस देन इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें मिल गया क्या? कॉस बी माइनस कॉस ए इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए. तो मेरे ख्याल में, मेरा कहना है कि अगर ऑब्जेक्टिव में तुम्हें कभी 4-5 टाइप के सम्स मिले तो तुम देख के अब मुझे बोल पाओगे कि हाँ सर पता चल रहा है ये जो सम है इसमें LMVT लगाना है. सर हाँ बोलते जा, सर सुन वो रहा हूँ. कॉस ए माइनस कॉस बी होगा. ओ नहीं, उसमें तो कोई अंतर नहीं है. मॉड है तो अंतर चेंज कर दें. आया समझ में? हाँ. मॉड है तो जो भी है वो तो चेंज कर सकती है. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए. अरे यार सिर ऊपर मतलब, हाँ कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है. अरे बोलेगा. हाँ सॉरी. हाँ मैं सॉरी मैं भूल इसलिए गया. मतलब मैं एक चीज बताना और एक चीज नहीं चाहता हूँ, बस मैं ये ढूंढ रहा था ये समय. सपोज तुमसे पूछा जाएगा कि प्रूफ दैट, या ऑप्शन में रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. पहले कर ले, हाँ ऊपर वाला लिख लो, फिर इसमें आता हूँ, करवाऊंगा. लिख लो इसको. मैं भी अलार्म क्लॉक लगाया नहीं है इसलिए मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. आराम से लिखो. आज का क्लास कैंसिल का बात किया था मगर किसी को प्रॉब्लम था. ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है जब तुम लोग को प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग जैसे बोल देते हो. मगर ठीक है, इसी टाइप से डाउट भी पूछा करो तो मुझे और अच्छा लगेगा. दो मिनट का टाइमर दे रहा हूं. ऐसे ही डाउट भी पूछा करो. ठीक है, नहीं ठीक ही है वो, ऐसा ही नहीं है. मुझे एक्चुअली में क्या ना कि AOD का एक सीट बना के भी देने का मन था, मगर तुम बोलोगे सर ये कल ही तो आपने वो दिया है. ठीक है, तो सीट आज नहीं तो ठीक है संडे को भेजता हूँ तुम लोग को AOD का एक सीट. सर थोड़ा सा सीट भेजने में लेट हो जा रहा हूँ मैं. हाँ बोलो. सर ऑक्सिलरी फंक्शन में x बिलोंग्स टू a, b कैसे लिखा? और नहीं वो तो मैंने जानबूझ के लिया ना कि मुझे किस इंटरवल में लेना है ये बोलो. a से b. इसलिए मैंने LMVT में कहाँ पे लगाऊंगा तब? LMVT हर समय एक इंटरवल में लगाओगे, समझ में आया? ठीक है, मतलब बात क्या है ना कि मुझे चेंज करना पड़ रहा है. मेरे पास एक्रोबैट फॉर्म में है. क्यों लेट हो रहा है बताता हूँ तुम लोग को सीट देने में. मैं नॉर्मली जब पेपर में देता हूँ तो तुम लोग
चीज थोड़ा छोटा लिखा रहने से भी चलता था, मतलब डबल कॉलम में रहता था, मगर जब तुम कभी पीडीएफ कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ते हो तो डबल कॉलम में रहने से मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे सब चीज को नए तरीके से एडिट करना पड़ रहा है, तो इसलिए उसमें टाइम लग जाता है। चलूं आगे। क्या बोलते हो, चलूं? हाँ सर। हाँ चलो। अब इस वाले में क्या लूंगा? सर। तुम बोलोगे सर दिखने से पता चल रहा है, मुझे ये मिला और ये रेड वाला जो है वो डिनोमिनेटर है, तो ठीक है, मुझे मालूम चल रहा है। फंक्शन क्या लूंगा? फंक्शन लूंगा tan इनवर्स x। कहां से कहां तक? x का वैल्यू a से b तक, तब सर ए से बी या अल्फा से बीटा, अल्फा से बीटा, अल्फा से बीटा होना से चाहिए। बीटा, अल्फा से बीटा, सॉरी, हाँ अल्फा से बीटा। तो L1 सेटिस्फाई करेगा, L2 सेटिस्फाई करेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा? एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? एक्स ओपन इंटरवल अल्फा से बीटा तक। तो अगर तुम एफ ऑफ बीटा लगाओगे तो ये tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा, एफ डैश एक्स का वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इनइक्वालिटी कैसे आएगा? अब वो देखने के लिए तुम देखो कि तुम्हें इसे एस्टिमेट करना है, ध्यान से देखो। हो गया, एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है? एक्स नहीं है ना, तुम्हें एक्स के बदले क्या चाहिए? 1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तुम जानते हो कि एक्स जो है वो अल्फा से लेके बीटा तक ये लाई कर रहा है, तो इसे नंबर 1 लेता हूं। एक्स अगर अल्फा से लेके बीटा तक लाई करेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से 1 प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 प्लस बीटा स्क्वायर से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। नंबर 1 और 2 से क्या बोल सकते हो? सर वो tan इनवर्स बीटा ये वाला 1/1 प्लस बीटा स्क्वायर इज लेस देन tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा 1। बीटा माइनस अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ध्यान से देखो। इस वाले में कुछ है, बीटा अल्फा से बड़ा है तो सही है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है बीटा अल्फा से बड़ा है और सब 0 से बड़ा है, इसका मतलब बीटा माइनस अल्फा पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो बीटा माइनस अल्फा बाय 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज लेस देन tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा इज लेस देन। बस सब कुछ सही हो रहा है, तुम लोग का टेस्ट पेपर नहीं बना पा रहा हूँ, मतलब इतना मुझे मतलब वो हो जा रहा हूँ ना, अभी इतना कुछ पढ़ा दिया और टेस्ट पेपर नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे वही चीज खराब लग रहा है। इतना टेस्ट पेपर मेरे पास से, मतलब एक टेस्ट पेपर बनाने में 2 घंटे के आसपास लगता है, वही वो जो देखता हूँ, रुक जाओ तो आज रात को बनाता हूँ खुला का कुछ टेस्ट पेपर्स। कुछ पुराने टेस्ट पेपर्स एलसीडी के होंगे, मगर 12th वालों के वही मैं पोस्ट करता हूँ। डीपीपी तो चल रहा है अच्छे से, डीपीपी अच्छे से चल रहा है, सीट भी मिल जा रहा है थोड़ा लेट। डीपीपी तो मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है, बस
आगे चलूं? सर एक मिनट। सर हो गया। ठीक है चलो। Problem. Let f of x is continuous and differentiable on R. If f of 0 is equal to 0 and f dash x is less than equal to half for all x belongs to 0 to 2, prove that mod of f of x is less than equal to 1 for all x belongs to 0 to 2. Solution. बोलोगे सर यहां पे आप कैसे पकड़ोगे? हाँ, यहां पे थोड़ा पकड़ना मुश्किल है। सम लिख लोगे क्या रे एक बार? फोर्टी 45 सेकेंड्स देता हूं। ओ आगे चलूं? चलो ध्यान से देखोगे रे। क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो? f0 इज इक्वल टू 0। कह रहा है f of x एक कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये बोल रहा है कि L1 के बारे में चिंता नहीं करोगे, L2 के बारे में लैग्रांज का f of 0 0 है, इसे यूज करूंगा। और x 1 से लेके हाफ से हर समय छोटा है अगर x 0 से लेके 2 तक है। तो अब देखो LMVT मैं लगाऊंगा कहां पे, ये ध्यान से देखो, मेरा कहना है यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। LMVT मैं 0 से लेके x के बीच में लगाऊंगा। तुम बोलोगे सर क्यों? क्योंकि देखो मुझे f ऑफ x का रेंज चाहिए। अभी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, बस देखते रहो। अगर तुम 0 और 2 लगाओगे तो तुम्हें x कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना रे। तो जब तुम 0 से x तक लगाओगे तो देखो क्या हो जाता है। तुम जानते हो by x minus 0 will look like f dash c, और c जो होगा वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। क्वेश्चन में फिर से सेकंड में देखो, ये ब्लू वाला देखो, मैं ब्लू कलर में कर रहा हूं चीजों लेता हूं दोनों साइड में। मॉड ऑफ f ऑफ x, f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है मैं जानता हूं, तुमसे पूछ रहा हूं। f ऑफ 0 0, हाँ मैं जानता हूं, बस हाँ मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम लोग लगे रहो, तुम्हें पता चले। कुछ दिखा ना, दिख गया ना, f ऑफ 0 हट गया। इज इक्वल टू मॉड ऑफ f डैश c। मगर अगर f ऑफ x हर समय हाफ से छोटा है तो f डैश c भी किससे छोटा होगा? क्या ये हाफ से छोटा नहीं होगा? फ्रॉम 1। तो तुम बोलोगे सर खेला खत्म हो गया, नहीं हुआ। इसका मतलब तुम्हें मिला f ऑफ x बाय x हर समय हाफ से छोटा होगा, मतलब तुम्हें मिला f ऑफ x हर समय x बाय 2 से छोटा होगा। x किसके बीच में लाई कर रहा है बोलो? 0 से 2। x अगर 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो x बाय 2 किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 1। क्या वही नहीं चाहिए? ध्यान से देखो, अगर x बाय 2 0 से 1 तक लाई कर रहा है मतलब तुम कह रहे हो x बाय 2 0 से 1 तक है। अब तुम मुझे बोलो ये रेड और ये रेड मिलके ग्रीन हुआ या नहीं?
ये रेड और ये रेड मिल गए तो ग्रीन सिग्नल हो गया ना, कि तुम जानते हो कि लेस देन इक्वल टू x by 2 लेस देन 1, हेंस क्या मिला बोलो, मॉड ऑफ f of x इज लेस देन 1। तुम बोलोगे सर इक्वल टू भी है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम यार, लेस देन 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हो, इससे क्या प्रॉब्लम है, वो तो कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, किसी को लिखना है तो लिख लो। अब यहाँ पे मैं ये नहीं तुमसे हाथ उठवा रहा हूँ कि समझ में आया है नहीं, तो बोलोगे सर क्यों, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि ये सम को तुम्हें हो सकता है कि और एक बार ऑडियो देखना पड़े। अब तुम लोग को मेरे वीडियो में और एक नया चीज मिलेगा, क्लास का टाइमिंग मिलेगा। आप ध्यान से सुनो एक चीज, हाँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब जब मेरा वीडियो चलता है, दिखाई दूं ना, अब जब मेरा वीडियो चलता है, अगर नेट स्पीड होगा तो, अब ये मुझे करके अच्छा लगा, क्योंकि इससे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक चीज इससे फायदा होगा। और ये तुम लोग जो पूछ रहे थे सर क्वाड्रेटिक का, अब ये देखो क्लास 12 का 11th का क्वाड्रेटिक है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री, सृजन जो तू पूछ रहा था, ठीक है, और फिर कुछ क्वाड्रेटिक के भी पूछ रहे थे मुझसे, तो वो अब यहाँ पे अपलोडेड है क्लास 11th वाले में, तुम लोग जाके देख सकते हो। हाँ, तुम लोग आराम से जाके देख सकते हो। हाँ, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा क्या ना, ये दिख रहा है ना, ये टाइम दिखता है नहीं क्या, तो इससे फायदा क्या होगा कि जैसे ये वाला सम अब जब तुमने देखा, तो मैंने कहा कि ये सम हो सकता है कि तुम्हें और एक बार देखना हो, अपने कॉपी में टाइम लिख दो 4:33। अब तुम्हें ढूंढने में आसानी होगा, यूट्यूब वाले में देख लेना, लिखना है तो लिख लो, या एक हैबिट ही बना सकते हो, whenever you write the problem write the time also, whenever in this way, बाद में भी अगर तुझे आज से 1-2 महीने के बाद भी अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगा तो टाइम लगेगा, ठीक है, मैं भी ये हैबिट बनाता हूं, whenever I will write the problem I will write the time also, that is much better than। चलो, लिखना है तो लिख लो, ये अच्छा लगा मुझे टाइम होने के कारण, तुम लोग मतलब स्पीड में अब देख पाओगे अगर तुम्हें किसी में डाउट है तो, अगर डाउट है तो। डाउट कब होता है, जब घर में सम बनाते हो। सम कब बनाओगे, जब खूब सम बनाओगे। तुम बोलोगे सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा, आप टेस्ट थोड़ा कम ले रहे हो, मैं जान रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, मतलब आगे चल रहा हूं। प्रॉब्लम, if f of x is continuous and differentiable in, ओ सॉरी ये लिख लिया था, No, sir. हाँ सॉरी, हाँ तो बोलोगे मुझे क्योंकि मैं तो वो दिखा रहा था। हाँ Yes, sir. तो चलो, लिखना है तो लिख लो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ये सम थोड़ा सा टिपिकल सम है रे, ये सम। हाँ, आगे चलो। चलो आगे चलता हूँ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लाइन में हूँ, Sir. Sir. ठीक है, हाँ सर। चलूं आगे, हाँ सर। चलो।
Let f of x continuous differentiable on 0 to 1. 0 to 2 ही लेते हैं, 0 to 2, and f of 0 is equal to 2, f of 2 is equal to 8, and f dash x is less than equal to 3 for all x belongs to upper interval 0 to 2. Then find f of 1. Solution. सम को लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं। चलो आगे। हाँ सर। सर f of 1 में निकालना है, क्या करूं? ऐसे ही तुक्का मारो, कौन सा इंटरवल लूं? 1 चाहिए। तो x से 1 नहीं, x से 1 में तो फिर यहाँ पे तो x नहीं चाहिए, ये x तो तुम्हें डिफरेंशिएशन में मिलेगा। सर 0 से 1। हाँ 0 से 1। 0 से 1 समझ में आया? f of 0 दिया हुआ है, f of 1 दिया हुआ है, LMVT लगाता हूं, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है, L1 L2 है, कहां से कहां तक? 0 से 1 में। तो 0 से 1 में अगर मैं लगाऊं तो मुझे मालूम चला f of 1 माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 इज इक्वल टू f डैश x, और x बिलोंग्स करेगा 0 टू 1। क्या x का कोई रेंज दिया हुआ है? f of 0 2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू f डैश x। मेरे पास लिखने का जगह नहीं था, मैं इसलिए दोबारा इस स्टेटमेंट के लिख रहा हूं, लेस देन इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, f of 1 इज लेस देन इक्वल टू 6। मतलब f1 का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? सॉरी 6 नहीं होगा, 5 होगा। f of 1 लेस देन इक्वल टू 5। मगर इससे सटीक वैल्यू नहीं आया, LMVT और एक जगह लगाना होगा। कहां पे लगाना होगा? 1 से 2। 1 से आ रहा है 2 क्यों? समझ में आ रहा है? और एक जगह लगा सकता हूं, 1 से 2। दूं क्या थोड़ा टाइम तुम लोग को? क्या मिला? मैं करूंगा, घबराओ मत। किसी को समझ में नहीं आया, घबराओ मत। मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। क्या निकला मुझे बोलो? ग्रेटर देन इक्वल टू 11, हाँ क्या निकला? ग्रेटर देन इक्वल टू 11। greater than equal to 5. वही निकलना चाहिए मुझे लग रहा है, 11 निकलना नहीं चाहिए। ध्यान से देखो तो। Greater than equal to 5. किसी किसी का निकला, बाकी लोग भी निकालो। हाँ निकला? यस सर, 11 गलत है। तो क्या निकला? एक बार लेस देन इक्वल टू 5 निकला, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 5 निकला, तो बोलो क्या हो सकता है? इक्वल टू 5। टू 5। तो अब देखो जिनका नहीं आया, हाँ 1 से लेके 2 तक, मजा आया? यस सर। f of 2 माइनस f of 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 LMVT इज इक्वल टू कुछ f डैश x। मगर अब x कहां से कहां तक है? 1 से लेके 2 तक है। तो दिस मींस f of 2 माइनस f of 1। f of 2 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है f of 2 का वैल्यू? 8। तो 8 माइनस f of 1 is equal to f dash x, and f dash x is less than equal to 3. So this implies minus f of 1 is less than equal to minus 5. Means f of 1 greater than equal to 5. अब तुम्हें क्या करना है?
आंसर नहीं आया तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, वो तो क्लास में भी कभी कभी होता था, नहीं आता था। एफ ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू 5, एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दोनों को मिला के क्या बोल सकते हो, ब्लू। तो फ्रॉम 1 एंड 2 तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या एफ ऑफ 1 इक्वल टू 5। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर से टाइम दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ करने के लिए तुम लोग को, बार बार ऐसे हम लोग नहीं कर सकते, मगर तब भी ये सब में इसलिए कराया था कि तुम्हें ये ट्रिक तुम लोग को याद रहे, ठीक है। सर अगर अलग अलग आता तो रेंज होता तब ऐसा नहीं होता, तब क्वेश्चन ऐसा मल्टीपल चॉइस में आता, समझ में आया। देन एफ ऑफ 1 कैन बी, सपोज एफ ऑफ 1 कैन बी, सपोज 11 आता है आंसर किसी का, 5 से 11 के बीच के आंसर को टिक मार्क करते, ठीक है, वो तो क्वेश्चन के अनुसार होगा ना। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू एफ ऑफ 1 कैन टेक, तब ऐसा क्वेश्चन होता रेदर देन एफ ऑफ 1 का एक सटीक वैल्यू पूछने के बदले। चलो 2 मिनट के लिए रुको, आगे चलते हैं। रेट ऑफ चेंज, ये टॉपिक पहले बोर्ड लेवल में, सॉरी बोर्ड लेवल में था, एंट्रेंस लेवल में भी था। तुम्हें पास्ट ईयर आर्चाइव में जेई मेंस में रेट ऑफ चेंज के सम्स मिलेंगे। मैं नहीं जानता हूं इस साल रेट ऑफ चेंज उन लोग हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, मुझे उस चीज का आइडिया नहीं है, तो इसीलिए बोर्ड लेवल में नहीं कराया था, तो यहाँ पे दोबारा करा देता हूं एक बार। इसमें होता क्या है ना कि तुम्हें कुछ एक कंडीशन दिया रहेगा। 2 मिनट रुको, हाँ मैं पहले आरडी शर्मा या कोई एक एनसीईआरटी का किताब ले लेता हूँ, आरडी ले लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें कुछ बनना, नेसेसरी सम बनाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगा। ओ ये तो मेरे पास AOD, चलो प्रॉब्लम, the length x of a rectangle is decreasing at rate of twice centimeter per second and width is increasing at rate of 2 centimeter per second. When x is equal to 12 centimeter and
y equal to 5 centimeter, find rate of change of area of rectangle. ये एक बार ना मैं पहले कर लेता हूं, उसके बाद फिर तुम लोग को लिखने के लिए दूंगा। देखो क्या है ना कि ऐसे में क्या होता है कि एक वेरिएबल रेक्टेंगल है तुम्हारे पास, ये कह रहा है कि धीरे धीरे x कम होते जा रहा है, x सिकुड़ते जा रहा है, y बढ़ते जा रहा है, तो एरिया भी चेंज होगा। तो एरिया किस रूप में चेंज होगा, इसे तुम आराम से फिजिक्स का वेलोसिटी टाइप के क्वेश्चन से देख सकते हो। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये है कि लेंथ x जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज मतलब नेगेटिव होगा। हाँ, तो dx बाय dt नेगेटिव है, कांस्टेंट रेट। y जो है विच जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब dy बाय dt 2 होगा। नाउ रिक्वायर्ड एरिया क्या है, x इंटू वाई, तो dA बाय dt क्या हो जाएगा, x इंटू dy बाय dt प्लस y इंटू dx बाय dt, तो हेंस dy बाय dt ट्वाइस x है माइनस ट्वाइस y। अब जिस इंस्टेंट में निकालने बोला वो इंस्टेंट क्या है, कह रहा है कि dA बाय dt तुम तो तब निकालो जब x का 12 वैल्यू है और y का 5 है, तो ये 2 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 24 माइनस 10 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। पॉजिटिव आया मतलब बढ़ रहा है, लिखना है तो लिख लो। समझ में आया, हाथ उठाओगे इसमें तो हाथ उठाओ, और डाउट है तो पूछो। आगे चलूं, चलो आगे चल रहा हूं। प्रॉब्लम, a man of height 2 meter walks directly
away from a lamp post of height 5 meter on a level ground at 3 meter per second. Find the rate at which the length of his shadow is increasing. लिखना है तो लिख लो। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है। सम लिखना है तो सर आपका आवाज नहीं दे रहा। अब आ रहा है? हाँ सर। सपोज ए बी मेरा लैंप पोस्ट है, एम एन मेरा आदमी है, तो उसका जो परछाई होगा वो इसका प्रोजेक्शन होगा। तो ये जो होगा ये शैडो होगा। और ये है जो बंदे ने डिस्टेंस कवर किया। सपोज डिस्टेंस उसने x मीटर कवर किया और उसका शैडो जो है अभी s मीटर में है। mn का लेंथ 2 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बंदे का हाइट कितना है, और लाइट का भी हाइट दिया हुआ है 5। तो मैं x s 5 और 2 के बीच में रिलेशन निकालना है। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, देख के ही पता चल रहा है कि ए बी पी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एन एम पी से। मतलब आप लिख सकते हो एम पी डिवाइडेड बाय बी पी इज सेम एज एम एन डिवाइडेड बाय ए बी। एम पी का वैल्यू s है, बीपी का वैल्यू x प्लस एस है, एम एन का वैल्यू 2/5। तो हेंस 5s इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस ट्वाइस s, मतलब s इज इक्वल टू 2/3x। क्या निकालना है बोलो? रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो। मतलब क्या निकालना है? ds बाय डी टी, 2/3 dx बाय डी टी। dx बाय डी टी दिया हुआ है क्या सब में? 3 + 3 dx बाय डी टी तो दिया हुआ है ऑन लेवल ग्राउंड, नहीं क्या? वर्क्स डायरेक्टली। तो हेंस ये दिया हुआ है ये वाला, ये 3 वाला। तो हेंस dx बाय dt, अगर ये डिस्टेंस कवर है तो क्वेश्चन में dx बाय dt 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये शैडो का रेट होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ।
चलो आगे चल रहा हूं। A ladder दो मिनट रुको। A ladder 20 feet long has one end on the ground and the other end in contact with a vertical wall. The lower end slips along the ground. So that when the lower end of the ladder is 16 feet away from the wall, upper end is moving 4/3 times as fast as lower end. Solution काफी लंबा सम है, एक बार कर ही देता हूं। एक लैडर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? A ladder 20 feet long has one end on the ground and the other end with vertical wall. ये सब बेकार का चीज है, इसलिए मैं इसे अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं। The lower end slips along the ground. Lower end slips along the ground, ये इंपॉर्टेंट है। So that when the lower end of the ladder is 16 feet away from the wall, तो अपर और लोअर एंड के बीच का रिलेशन निकालने बोल रहा है। तो सपोज ये वर्टिकल ग्राउंड है और ये मेरा लैडर है, तो लैडर का लेंथ तुम्हारे पास दिया हुआ है 20 फीट, ये x और ये y है। तो तुम्हें dx/dt और dy/dt के बीच में रिलेशन निकालना है। तुम बोलोगे सर छोड़ दीजिए सम दिखने में जितना लंबा था उसमें करने लायक तो कुछ है ही नहीं सम में। x² + y² का वैल्यू 400 हो जाएगा। कभी कभी dx/dt दिया रहता है, तुम्हें एंगल थीटा निकालने के लिए बोला जाता है, tan थीटा को तुम y/x लेके निकाल सकते हो, वो सब तुम्हारा काम है। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो ये ट्वाइस x के साथ ट्वाइस y इंटू dy/dt इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज यू विल गेट, तो dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो फिर x को भी करना होगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। तो अगर t के रेस्पेक्ट में करोगे तो ट्वाइस x इंटू dx/dt प्लस ट्वाइस y इंटू dy/dt इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज यू विल गेट x इंटू dx/dt इज इक्वल टू, या dy/dt पूछ रहा है, 4/3 टाइम्स एस लोअर एंड, तो dy/dt इज इक्वल टू माइनस x/y इंटू dx/dt। अब x/y कैसे निकालोगे? अब उसके लिए तुम देखो, मैं फिर से ऊपर में ये वाला मैं बता रहा हूं कि किस पॉइंट पे निकालने के लिए बोल रहा है क्या बोल रहा है बोलो? 16 फीट अवे फ्रॉम द वॉल, तो एट वो पॉइंट में निकालने बोल रहा है जब x 16 है। तो x 16 है तो y तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 400 माइनस 16, तो y 9 हो जाएगा तुम्हारे पास, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हेंस dy/dt क्या हो जाएगा तब? dy/dt इज इक्वल टू माइनस 16
नहीं 12 होगा ना, सॉरी पाइथागोरन टेबल 12 3 3 4 जाओगा 12 होगा 16/12 dx by dt. तो hence this implies dy by dt is nothing but minus 4/3 times of dx by dt. अब ये लैंग्वेज फॉलो यही पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, मूविंग क्या 4/3 times as fast as, हाँ 4/3 times लिखना है तो लिख लो, किसी को जरा बोरिंग टाइप का समझा मगर इंपॉर्टेंट था, बोर्ड लेवल में नहीं कराया ना इसीलिए, और हालांकि इसमें बोर्ड और एंट्रेंस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सर हो गया। आगे चल रहा हूं, सम्स थोड़े लंबे होते हैं रे इस टॉपिक में। हाँ प्रॉब्लम, वाटर इज ड्रिपिंग out from a conical funnel of semi-vertical angle pi/4. At the uniform rate of twice centimeter square per second in its surface area through a tiny hole at the vertex in the bottom. When the slant height of the water is 4 centimeter, find the rate of decrease of the slant height of the water. सम को पढ़ने के लिए टाइम देता हूं 1 मिनट का, या लिखने के लिए भी टाइम ही देता हूं। हाँ लंबा समय, लास्ट इतना लंबा सम ये लास्ट है। हाँ उसके बाद थोड़े छोटे अक्षर वाले सम्स करवाऊंगा।
चलूं? चलो क्या कह रहा है? नहीं भी सम लिखे हो तो टाइम यहां पे ध्यान से देखो। हाँ, आप ये कॉनिकल फनल है। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कॉनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4। ये एंगल 45 डिग्री है एट अ यूनिफॉर्म रेट। मतलब इस टाइप से यहां पे ये सब 2 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए था। हाँ, वाटर इज ड्रिपिंग एट अ रेट ऑफ इन इट्स सरफेस एरिया है ना, ठीक है, इन इट्स सरफेस एरिया, सॉरी। Water is dripping out from a conical surface of semi-vertical at a uniform rate of in its surface area through a tiny hole। ठीक है, तो सरफेस एरिया है, तो ds/dt दिया हुआ है, तो कम हो रहा है तो नेगेटिव होगा, -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। At the vertex in bottom, when the slant height of the water is 4 centimeter, find the rate of decrease of the slant height। तो सपोज ये L है, तो मुझे अब रिलेशन निकालना होगा। अगर ये L है तो इसको x लेता हूं, इसको h लेता हूं, तो रिलेशन क्या आएगा? x जो होगा वो होगा L sin 45 डिग्री, मतलब L/√2, और h जो होगा वो होगा L cos 45 डिग्री, मतलब L/√2। अगर xh मिल गया तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला PRL था, तो सरफेस एरिया हो जाएगा पाई इंटू L/√2 इंटू L। तो S इज इक्वल टू π/√2 इंटू L स्क्वायर। तो तुम्हें क्या निकालने बोल रहा है? तुम्हें dl/dt निकालने बोल रहा है। तो ds/dt इज इक्वल टू, बहुत शांति है, कुछ पूछ भी नहीं रहा हूं, आवाज सुनाई में दे रहा है या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक, तो हाँ थोड़ा बोरिंग साइड है, मैं जान रहा हूँ। हाँ, तो ds/dt तो दिया हुआ है, देखो ना कितना दिया सर हुआ वो है, नेगेटिव क्यों हुआ क्योंकि ds/dt? कम हो रहा है ना, कम मतलब क्या? डिक्रीज हो रहा है ना, सरफेस एरिया तो डिक्रीज होगा ना। ओ हाँ हाँ। उस क्वेश्चन में Decrease- क्यों नेगेटिव हुआ था किस वाले में? सर? मतलब इसका ऊपर जो और क्यों? हाँ ये वाला, जब तुम्हारा x बढ़ेगा तो y क्या होगा? वो y घटे, हाँ y घटेगा, इसलिए नेगेटिव आया था। ठीक है, हाँ। तो -2 इज इक्वल टू π/√2, वो मैं बोलना भूल गया, कंफ्यूजन में से पूछ दोगे ना एक बार। हाँ, dl/dt, तो हेंस dl/dt इज इक्वल टू -√2 डिवाइडेड बाय πl। L का वैल्यू दिया हुआ है मेरे ख्याल में, कब? 4 सेंटीमीटर। पुट अप कर दो, -√2 पाई इंटू 4। लिखना है तो लिख लो, किसी को डाउट है तो पूछ लेना। आगे चलूं? रुक जाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा। नहीं सर आंसर पॉजिटिव होगा ना? नहीं, नेगेटिव ही होगा ना।
क्योंकि स्लैंट हाइट भी तो कम हो रहा है ना, समझ में आया? सर सुनाई नहीं दिया। अब सुनाई दे रहा है? नहीं सर, मतलब मेरा नेटवर्क खराब है मतलब। ओ ठीक है, नहीं स्लैंट हाइट भी तो कम हो रहा है ना, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो स्लैंट हाइट भी कम होगा या नहीं? सर जो चीज, क्वेश्चन में तो हाँ, रेट ऑफ डिक्रीज है ना, तो वो पॉजिटिव। और रेट ऑफ डिक्रीज में तो हुआ थे दो चीज है, या तो तुम ऐसे लिखो, नहीं तो ये लिखो dl/dt इज इक्वल टू क्या, √2/π/4, और फिर उसके बाद रेट ऑफ डिक्रीज लिखो, इज रेट ऑफ डिक्रीजिंग, तब बात अलग है, और नेगेटिव लिखने से जरूरत नहीं है। अगर रेट ऑफ डिक्रीज वर्ड लिखोगे तो जरूरत नहीं है, और अगर डिक्रीज वर्ड नहीं लिख रहे हो तो ऐसे लिखना होगा। चलो आगे चलूं? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Problem. On the curve y cube is equal to 12x, find the interval of values of y for which the ordinate changes as a faster rate than the abscissa. देखो यहां पे ये नहीं कह रहा है कि इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, यहां पे बस तुम्हें कह रहा है कि ऑर्डिनेट ज्यादा स्पीड में चेंज कर रहा है कंपेयर टू चलो y क्यूब का वैल्यू 12x है, डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, 3y² इंटू टी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 12 इंटू dx/dt, तो मतलब dx/dt का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा y²/4 इंटू dy/dt। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑर्डिनेट चेंजेस फास्टर, मतलब dy/dt का मॉड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं, बस रेट ऑफ चेंज इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ dx/dt। मतलब तुम कह सकते हो अगर dy/dt मैं इसे डिवाइड कर देता हूं तो dx/dt 1 से बड़ा, मतलब dy/dx 1 से बड़ा होना पड़ेगा, तो dy/dx यहां से निकाल लो, यहां से अगर dy/dx निकलेगा तो ये उल्टा 4/y² हो जाएगा, तो मॉड ऑफ dy/dx मुझे 1 से बड़ा चाहिए, यही कह रहा है ना रे, डिवाइड करने से, ये सब तो फिर आसान है, कुछ है नहीं, तो 4/y² मुझे 1 से बड़ा चाहिए, तो इंटरवल ऑफ क्या पूछ रहा है, इंटरवल ऑफ y पूछ रहा है, तो ठीक है, तो इसका मतलब मुझे मॉड ऑफ y² 4 से छोटा चाहिए, तो y² 4 से छोटा चाहिए, मतलब मॉड y 2 से छोटा चाहिए, मतलब -2 से 2 तक, तो -2 से 2 तक y का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो x से ज्यादा होगा, किसी को लिखना है तो लिख लो।
बोल देना मुझे। सर हो गया। हो गया, चलो ये सब ठीक है। और एक चीज है जो वो है अप्रोक्सीमेशन। पास्ट ईयर करोगे कभी मिल जाएगा। ऐसे तो अप्रोक्सीमेशन का ज्यादा सम आता ही नहीं है, तब भी थोड़ी देख लो। dy बाय dx को तुम फिजिक्स में क्या पढ़ते हो? चेंज इन y, मतलब स्मॉल चेंज इन y, यही पढ़ते हो ना फिजिक्स में? स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय क्या? स्मॉल चेंज इन x। क्लास 11th में जब तुम लोगों ने सबसे पहले डिफरेंशिएशन देखा होगा तो यही डेफिनेशन देखा होगा। तो स्मॉल चेंज इन y हम डेल y से अगर कहें तो स्मॉल चेंज इन y डेल y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन डेल x। तो यहां से अब तुम डेल y का वैल्यू निकाल सकते हो, वो हो जाएगा dy बाय dx मल्टीप्लाइड बाय डेल x। तो चेंज इन y जो होता है, चेंज इन y जिसे मैं डेल y से डिनोट करता हूं, वो कुछ नहीं होता है, वो dy बाय dx मल्टीप्लाइड बाय डेल x होता है। मैथ्स के टर्म में मैं इसे f डैश x इंटू डेल x कहता हूं। मेरे ख्याल में एक प्रॉब्लम करवा देता हूं, उसके बाद दिखाता हूं तो ज्यादा बेटर है। If y is equal to x to the power 4 minus 10 and if x changes from 2 to 1.99, what is approximate change in y? Solution. f of x का वैल्यू x to the power 4 minus 10 है, f dash x का वैल्यू 4x क्यूब होगा। तो पहले f dash 2 निकाल लो। 4 इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 32। नाउ चेंज इन y क्या फॉर्मूला था बोलोगे? चेंज इन y डेल y इज इक्वल टू क्या? डेल x क्या है बोलोगे कोई? 2 से 1.99 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। माइनस 0.01। तुम बोलोगे सर खिलाई खत्म हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 32 इंटू माइनस 0.01 इज इक्वल टू माइनस 0.32। तो चेंज इन y कितना आया? चेंज इन y माइनस 0.32। अच्छा, तुम्हें अब कभी बोले कि चेंज्ड वैल्यू ऑफ y क्या है, तब बोलो चेंज्ड वैल्यू ऑफ y, मतलब y कैसे चेंज हुआ? y का चेंज्ड वैल्यू से वैल्यू ऑफ y जो होगा तो y प्लस डेल y, यही ओरिजिनल y से डेल y। ओरिजिनल y तो तुम्हें मालूम ही है क्या था? f ऑफ x। तो f ऑफ x मतलब ओरिजिनल y f ऑफ 2 था प्लस डेल y। f ऑफ 2 का वैल्यू कितना होगा? 2 टू द पावर 4 माइनस 10, 64, 2 टू जा 4, 16 माइनस 10 तो 6, 6 प्लस डेल y माइनस 0.32 इज इक्वल टू 5.68। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलो। हालांकि अप्रोक्सीमेशन का सम इन जनरल नहीं आता है, इन जनरल नहीं आता है, क्या पता कभी आ जाए। मुझे मिलेगा नहीं, तुम्हें मिलेगा नहीं मेरे ख्याल में अभी तक। लास्ट ईयर का मैंने कल जितना भी सम बनाया, मुझे एक बार भी जेई मेंस में, जेई एडवांस में तो आता ही नहीं है, जेई मेंस में तो एक बार भी नहीं दिखा।
आगे चलूं? नो सर। सर वो एफ डैश एक्स होगा ना लाइन नंबर 16 में? चलो आगे चलता हूं। कभी कभी अब यही चीज को तुम्हें स्टेटमेंट में दिया रहेगा, फाइंड approximate change in the volume V of a cube of side x meters caused by increasing the side by 2%. सॉल्यूशन सबको लिखना है तो लिख लो एक बार। एग्जैक्टली ऊपर वाला सम है, ऊपर वाले में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया था, यहां पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू नहीं दिया। सर वो फाइंड के बाद ऑपोजिट है क्या? फाइंड अप्रोक्सीमेट, फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। चलो आगे चलता हूं। तो v तो हम जानते हैं एक्स क्यूब होता है, डेल एक्स जो होगा वो चेंज इन एक्स है, तो चेंज इन एक्स कितना है? 2%, मतलब डेल एक्स बाय ओरिजिनल एक्स इंटू 100 का वैल्यू 2 है। dv बाय dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3x²। हम क्या जानते हैं? dv बाय dx इज सेम एज क्या? डेल v बाय डेल एक्स। तो यहां से डेल v का वैल्यू क्या आ जाएगा? यही चाहिए ना, डेल x मल्टीप्लाइड बाय क्या? dv बाय dx। तो लिखना शुरू करो। डेल x को क्या लिख सकते हो यहां से? डेल x को अगर यहां से लिखोगे तो ये हो जाएगा 2x बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dx क्या हो जाएगा? dv बाय dx 3x² इज इक्वल टू 0.06 x³। तो x³ तो ओरिजिनल वॉल्यूम था, तो हेंस डेल v इज इक्वल टू 0.06 ऑफ v। तो कितना परसेंट चेंज हुआ? 6%, नहीं क्या? 6। तो अगर 6% नहीं क्या इंक्रीज, अगर वो 6/100 हो रहा है, नहीं क्या, वो क्या हुआ? वो 6/100 इंटू v हुआ। तो अगर तुम्हें लिख चाहिए तो लिखना है तो लिख लो, मगर इस टॉपिक के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना है। और एक सम करा के नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे।
और फिर वो टॉपिक हमारा ये टॉपिक वाइज खत्म हो गया, फिर उसके बाद कुछ सम्स करवाऊंगा मिला जुला। चलो आगे चलता हूं। लास्ट सम, थोड़ा सा बोर किया मैंने आज, मैं नहीं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग अच्छा लगा था, बाद में जाके मगर ये इंपॉर्टेंट था मेरे लिए खत्म करना। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 127। सॉल्यूशन, यहां पे हर समय ऐसा क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 127 में इसके एनबीडी का मतलब नेबरहुड में जिसका तुम क्यूब रूट तो तुम्हें इसके हेल्प से ये निकालना है। तो 125 से लेके ये जो 127 है ये चेंज इन एक्स है। तो इसमें अब तुम्हें एक ऑक्सिलरी फंक्शन ढूंढना होगा जिसके ऊपर तुम काम करोगे, और वो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि तुम क्यूब रूट के ऊपर काम करोगे। x का वैल्यू 125 ले लेता हूं ओरिजिनल वैल्यू, और x प्लस डेल एक्स का वैल्यू 127 ले लेता हूं चेंज्ड वैल्यू, मतलब डेल एक्स का वैल्यू 3 होगा। सर 2 होगा ना? सर वो 2 होगा। 2 होगा, थैंक्स। डेल एक्स का वैल्यू 2 होगा। मुझे चेंज इन y पूछ रहा है, तो मैं जानता हूं कि f डैश x का वैल्यू मेरे पास हो गया 1/3 इंटू x इंटू -2/3। तो इसलिए f डैश 125 में निकाल लेता हूं एक बार। तो 1/3 इंटू 125 मतलब 1/5, 125 एक बार लिख ही देता हूं, 2/3 तो 1/75। तो अब मैं जानता हूं कि डेल वाई बाय डेल एक्स जो था वो मेरे पास dy बाय डी एक्स था, और इससे डेल वाई का वैल्यू मेरे पास आ जाता था f डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल एक्स। f डैश एक्स का वैल्यू तुमने निकाला हुआ है 1/75 इंटू डेल एक्स का वैल्यू तुमने निकाला हुआ है 2। तो डेल वाई जो हो गया वो तुम्हारे पास 2/75 हो गया। ओरिजिनल वाई कितना था, x अगर 125 होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग y कितना होगा, 5 क्यूब रूट ऑफ 125 5 हो जाएगा। तो चेंज इन y अगर ये है तो चेंज वैल्यू ऑफ y क्या होगा, चेंज वैल्यू ऑफ y। तो ये तो y तुम्हारे पास हो जाएगा y प्लस डेल y, मतलब 5 + 2/75 निकाल के देख लेना 5.026 आता है। खेला खत्म। फिर से बोल रहा हूं, मैं मान सकते हो कि 99% चांस है कि लास्ट 15 मिनट मैंने तुम्हें बोर किया ना, तो ये बोर्ड में आएगा इस साल, और एंट्रेंस में तो पूछा ही नहीं जाता इन जनरल, मैं तब भी लिख लो, ठीक है, क्योंकि कहना मुश्किल है, कभी कहीं के पे दिख गया और फिर नहीं कर पाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
चलो आगे चलूं। अब मेन टॉपिक में फिर से आगे रहे। हाँ अब ध्यान से देखो। हाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, सब कुछ एक ही साथ देख लेंगे ये तीनों चीजें। जब तुम एक कर्व ऐसा बनाते हो तो यहां पे तुम हर समय देखो, जब भी टेंजेंट बना रहे हो हर समय टेंजेंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहां पे तुम देख रहे हो कि टेंजेंट लाइज अबव द कर्व। इसको हम लोग कॉनकेव डाउनवर्ड कहते हैं। फंक्शन डाउन है, नीचे। यहां पे जब भी तुम फंक्शन बनाओगे, टेंजेंट बनाओगे, तो यहां पे देखो टेंजेंट लाइज बिलो द कर्व। कर्व ऊपर है, इसे कॉनकेव अपवर्ड कहते हैं। हर समय एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे वो अपना कॉन्केविटी चेंज कर रहा होगा। अगर ड्रॉ करोगे तो जिस पॉइंट में फंक्शन अपना फंक्शन चेंजेस कॉन्केविटी करता है उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलूं? नो सर। आप ध्यान से देखो। हाँ मैं दोबारा कह रहा हूं। सर हो गया। 2 मिनट रुको। ये कर्व क्या है? कॉनकेव डाउनवर्ड। टेंजेंट ब्लॉक देख करके देखो। कॉनकेव अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड। तो जब भी तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो केवल 2 ही टेंजेंट देखो तुम लोग। एक ये वाला देखो और ये वाला देखो। एक तो टेंजेंट का वैल्यू कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? बोलो। मतलब श्योर है ना कि यहाँ पे यहाँ इस वाले पॉइंट में एफ डैश एक्स अगर 3 है तो ये ऊपर होके एफ डैश एक्स जो होगा वो 6 हो जाएगा। मतलब कॉनकेव अपवर्ड चीज तब होता है जब v से y is equal to f of x is concave upward if the graph of its derivative, उसका डेरिवेटिव f dash x इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज।
एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो एफ डैश एक्स तो डेरिवेटिव है ना, व्हेन ग्राफ ऑफ इज डेरिवेटिव y is equal to f dash x increases, और f dash x increases का कंडीशन क्या होगा? f डबल डैश x मस्ट बी क्या बोलो? तो अगर a से लेके b तक फंक्शन का f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, तब बोलोगे फंक्शन इज कॉनकेव अपवर्ड। कॉनकेव डाउनवर्ड है, तब कब क्या बोलोगे? एफ डबल डैश एक्स उस पॉइंट में f डबल डैश x लेस देन 0 होगा a से b में। लिखना है तो लिख लो। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या हो रहा है बोलो ना? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में तुम ये देख रहे हो, ये हो रहा है, एफ डबल डैश एक्स 0, मतलब एफ डबल डैश एक्स अपना साइन चेंज कर रहा है, हो रहा है नहीं? कॉनकेव अपवर्ड है तो पॉजिटिव है, कॉनकेव डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है। तो इसलिए तुम कह सकते हो एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब उसके नेबरहुड में एफ डबल डैश एक्स चेंजेस साइन। तुम जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को क्रॉस करोगे एफ डबल डैश एक्स चेंजेस साइन होगा। तो वी से x इज इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कब? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू अल्फा में या तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो या तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो। तो यहां से आप मुझे बोलो एफ डबल डैश अल्फा क्या होगा? नहीं, एफ डबल डैश अल्फा जो होगा वो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ डैश एक्स होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ डैश एक्स का मतलब बोल सकते हो एफ डबल डैश अल्फा क्या क्या हो सकता है? केवल 0 ही नहीं हो सकता है, 1/0 भी हो सकता है और does not exist. एक तरीके से कह सकते हो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होगा, जो काम तुम मैक्सिमम मिनिमम में एफ डैश के लिए कर रहे थे, अब वो काम तुम एफ डबल डैश एक्स के लिए कर रहे हो। लिखना है तो लिख लो, ये थ्योरी खत्म करता है, फिर कुछ सम में चलते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन में इक्वल टू 0 होगा। हाँ, केवल इक्वल टू 0 होना पॉसिबल नहीं है रे, केवल एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 होना सफिशिएंट नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 में देखो, ठीक है।
आगे चलूं? Yes, sir. मगर ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है रे एफ डबल डैश एक्स का 0 होना। मैं तुम्हें दिखा देता हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4 में देखो क्या हो रहा है। एफ डैश एक्स 4x क्यूब, एफ डबल डैश एक्स 12x स्क्वायर, 0 करो x इक्वल टू 0। मगर जब तुम ड्रॉ करते हो तो ऐसा है। और ये तुम्हें क्या मिला बोलो? पॉइंट ऑफ मिनिमा। सर क्यों? क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एफ डबल डैश एक्स 0 में तुमने ठीक है x इज इक्वल टू 0 किया, मगर साथ में और एक कंडीशन चाहिए था। क्या? 0 को जब वो क्रॉस करे तो वो एफ डबल डैश एक्स अपना साइन चेंज करे। मगर जब तुम 12x स्क्वायर बना रहे हो तो तुम जानते हो 12x 0 पॉजिटिव है, तो क्या? तो जब मैं क्रॉसेस 0 कर रहा हूं तो एफ डबल डैश एक्स क्या? डज नॉट चेंजेस साइन, तो हेंस नॉट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस चीज को याद रखो। मैंने इन्फ्लेक्शन का और एक थ्योरी तुम्हें दिया था अगर तुम्हें याद होगा तो, जहां पे एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज नहीं करता, जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे भी तुम चेकआउट करके देख सकते हो, इससे भी चेकआउट करके देख सकते हो। तो इस चीज को याद रखना कि ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। चलो कुछ प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच all the tangents of the curve y is equal to x to the power 4 plus ax cube plus ax square plus x plus 2 0 for all x belongs to R lies below the curve। सम को एक बार पढ़ो और मुझे बोलो ये कॉनकेव अपवर्ड का डेफिनेशन है या कॉनकेव डाउनवर्ड का। ऊपर से देख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से देख लो, नहीं तो डाउनवर्ड वाले का, Cave upward. अपवर्ड होगा। कॉनकेव अपवर्ड। तो कॉनकेव अपवर्ड का क्या कंडीशन था? F double dash x greater than 0. अब मैं तुम लोग को बोलता हूं, सर एग्जामिनेशन में डाउट हो रह सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा आप सम करोगे नहीं। अरे कुछ मत करो, दो सुंदर सा कर्व को याद रखो। ये सबसे सुंदर ऐसा कौन सा हो सकता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा या नहीं? क्योंकि मैं इस चीज का गारंटी देता हूं कि एग्जामिनेशन में, मेन एग्जामिनेशन में जब तुम जेई का एग्जामिनेशन दोगे, कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड कोर्स में नहीं है, ये लैंग्वेज कोर्स में है। समझ में आया? ये लैंग्वेज कोर्स में है। ऑल द टेंजेंट्स लाइज बिलो द कर्व, कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड कोर्स में नहीं है, तो इसको वो लैंग्वेज तो वो नहीं पूछने वाले हैं। तो अगर ऐसा होगा तो दुनिया में सबसे सुंदर ग्राफ तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होता है। अगर दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? 2, जो किससे बड़ा है बोलो? 0 से। कंडीशन आ गया। और अगर बिलो द कह रहा है तो ये वाला ग्राफ बना लेना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, घबराओ मत, इसे हटा दो। तब ये हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुतों को याद नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा डेफिनेशन ही यूज नहीं होगा, मैं दूंगा ही नहीं ज्यादा, मगर ये लैंग्वेज दूंगा। तो ये लैंग्वेज यहां से हम लोग निकाल के देख सकते हैं। तब तो तुम बोलोगे सर खेला खत्म हो गया। तो अब मैं कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड का केस नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं मेरे पास ये सम आएगा, टेंजेंट बिलो द कर्व बोला जा रहा है, सुंदर सा एक कर्व मैं जानता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स 2 है जो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार भी वही होना पड़ेगा, एक्स टू पावर 4 ए एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा? 4x क्यूब थ्राइस ए एक्स स्क्वायर ट्वाइस ए एक्स प्लस 1। एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा? 12x स्क्वायर प्लस 3 टू 6 ए एक्स प्लस 2a ग्रेटर देन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव, सुनाई दे रहा है?
मैं लाइन में हूं तो बोलो, अगर सुनाई दे रहा है तो बोलो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव, D less than 0. D less than D 0. less than equal to 8. घबराते क्यों? हाँ, तो उससे एक रेंज निकाल लेना, वो तुम्हारा काम है, लिखना है तो लिख लो। सर D इक्वल टू होगा क्या उसमें डिस्क्रिमिनेंट में? D इक्वल टू पॉसिबल है क्या? Y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें देखो f ऑफ x इज इक्वल टू, जब मैं x टू पावर 4 बनाता हूं तो आ रहा है समझ में? यस सर। इसमें तो पॉसिबल है, देखो ये वाला नहीं क्या, क्योंकि ये भी तो टेंजेंट, क्या टेंजेंट, तो इसलिए पॉसिबल है। D इक्वल टू 0 लोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना हर समय, और परफेक्ट स्क्वायर तो अपना साइन चेंज नहीं करेगा। आया समझ में? यस सर। आगे चलूं? बोल देना। Yes sir. चलो, यस सर। आज थ्योरी खत्म है। द पॉइंट ऑफ inflection for the curve y equal to x to the power 5/3 is solution। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, तो फिर से वही है, f ऑफ x का वैल्यू x to the power 5/3, तो f डैश x का वैल्यू 5/3 x to the power 5/3 minus 1, तो 2/3, f डबल डैश x का वैल्यू 5 to the 10/9 x to the power minus 1/3, तो f डबल डैश x का वैल्यू 10/9 x to the power 1/3। तो इन्फ्लेक्शन में क्या था, क्या कंडीशन था? दो कंडीशन था। पहला कंडीशन, तुम क्रिटिकल पॉइंट ऑफ किसका निकाल रहे हो? f डैश x। तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f डैश x का मतलब तुम निकाल रहे हो डिनोमिनेटर 0 पॉसिबल है, तो x इज इक्वल टू 0। मगर ये है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? क्या 0 में फंक्शन साइन चेंज कर रहा है? ध्यान से देखो, हाँ, जब x 0 से छोटा होगा तो x टू द पावर 1/3 लेस देन 0 है, मतलब f डबल डैश x नेगेटिव है, और x अगर 0 से बड़ा है f टू द पावर 1/3 पॉजिटिव होगा। तो मुझे याद है तुम लोग को मैं दोबारा बोल रहा हूं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का दो कंडीशन था। क्या? क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f डैश x मतलब x 0 हो और f डैश x चेंजेस साइन, Sign change. तो हेंस x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तुम बोलोगे सर आपने जितना किया मैं इतना नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। क्या? आपने f डैश x निकाला, वेरी गुड, अल्टरनेट मेथड। f डैश x को 0 ले लीजिए, मतलब x टू द पावर 2/3 को 0 ले लीजिए। अब f डैश x जो है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 5/3 x टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो 0 में ये अपना साइन चेंज करेगा या नहीं? f डैश x साइन चेंज नहीं कर रहा है। साइन चेंज करता तो या तो मैक्सिमा होता या तो मिनिमा होता, तो हेंस ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है।
तो मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में भी दो टेस्ट है, तुम फर्स्ट डेरिवेटिव भी लगा सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव भी लगा सकते हो, लिखना है तो लिख लो। मैं दोबारा, मेरे ख्याल में तुम लोग यहाँ पे थोड़ा चुप हो गए थे, तो दोबारा नीचे एक बार दिखा देता हूँ, बस f' लेके। सपोज f' मुझे ये मिला x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, क्या करोगे? ये f' था, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो रिमेम्बर कर लो एक बार। लीडिंग ऑप्शन प्लस, ये इवन है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या था? प्लस से माइनस, पॉइंट ऑफ इवन, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यही था ना? माइनस से माइनस क्या था? Inflection. पॉइंट ऑफ Inflection. इन्फ्लेक्शन। तो ऐसा थोड़ी ना कि इन्फ्लेक्शन आज भी पहली बार सिखा रहा हूँ, ये मैं लेकिन- जानबूझ के वहां पे लेके नहीं आया, क्योंकि वरना फिर तुम कंफ्यूजन भी था एक, मगर यहां से भी हम निकाल सकते हैं। ये क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, लिखना है तो लिख लो। तो आज यहीं पे छोड़ता हूं। अब जैसे इसी के कुछ टिपिकल सम्स हैं, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ टिपिकल सम्स हैं, अभी तक मैंने ब्रांचिंग वाइज फंक्शन में नहीं कराया, तो नेक्स्ट 2 क्लास एओडी का थोड़ा सा डिफिकल्ट सम्स करवाऊंगा। ये ले लेता हूँ एक बार में, उसके बाद लिखना है तो लिख लो। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट क्लास तुम लोगों का डाउट पास्ट ईयर से निकले। तुम बोलोगे सर इतना बड़ा टॉपिक है, डायरेक्टली पास्ट ईयर कर पाएंगे टॉपिक वाइज नहीं करके? मुझे ऐसा फील होता है कि कर पाओगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, मैं जो जानता हूं कर पाओगे। ठीक है, अगर क्लास समझ में आ गया है तो इसका पास्ट ईयर करना रिलेटिवली लिमिट से ज्यादा आसान है, क्योंकि थ्योरी बहुत कम है ना रे, बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं है। तो मेरा कहना है कि नेक्स्ट 2-3 दिन थोड़ा ज्यादा मैथ्स में देके पास्ट ईयर का एटलीस्ट 40-50% सम्स को खत्म करो। हाँ, चलो ठीक है, चल। सर कल क्लास होगा ना? हाँ कल संडे, कल क्लास होगा। आज मैं ज्यादा, मैं 2-3 दिन से लगातार लेट नाइट हो रहा है। सर कल सैटरडे। हाँ सुबह 3D वाला क्लास। सर ने आपने संडे बोला है। ओ नहीं, कल होगा। सर 10 बजे। हाँ 10 साढ़े 10 बजे लिंक भेज दूंगा।